अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट ट्रसेस, कैस्टिग्लियानो थ्योरम, और उससे फिर हमने सॉल्व किए थे ट्रसेस को। आज का जो लेक्चर है ये हमारे पास कैस्टिग्लियानो थ्योरम, बीम्स एंड फ्रेम्स, यानी आज के लेक्चर में हम वही मेथड यूज करके, वही थ्योरम यूज करके बीम्स एंड फ्रेम्स को सॉल्व करेंगे। तो बीम्स के केस में अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहें या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हमें रिक्वायर्ड हो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, वहां पे क्या करते थे, वर्चुअल वर्क मेथड में हम करते थे कि यूनिट लोड, वो यूनिट लोड मेथड था, वहां पे यूनिट लोड लगता था। यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरह ट्रस के केस में हमने किया कि जिस पॉइंट पे हमें रिक्वायर्ड है वहां पे हम क्या करते थे, पी लोड लगाते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि पी लोड लगा लेते हैं। जब यहाँ पे हम पी लोड लगाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करेंगे। तो रिएक्शंस भी जब हमारा पी लोड लगेगा तो इसका मतलब है कि रिएक्शंस में भी उसका इफेक्ट आएगा। और फिर उसी तरह सेम वही जो है केस, जिस तरह हम वहां करते थे सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम मूवमेंट इक्वेशन बनाएंगे। और जब हमारी मूवमेंट इक्वेशंस बनेंगी, जब सेक्शन कटेगा, तो ये देखें आपके पास दो सेक्शंस कटे हैं, एक कैपिटल M1 है, एक कैपिटल M2 है। तो ये जब आपके पास मूवमेंट इक्वेशन बनेगी तो इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेट लोड P। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लोड डेट P M ओवर EI इंटू DX। ये वाला बेंडिंग के केस में जो हमने ऑलरेडी जो जब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे थे कैस्टिग्लियानो थ्योरम के ट्रस के, तो उससे पहले जो है हमने पढ़ी थी इक्वेशंस के एक्सियल फोर्स, यानी जो ट्रस का केस था उस केस में एक्सियल फोर्स लगता है तो उसमें n था, तो पार्शियल n बाय पार्शियल p वाला फार्मूला था आपका। बेंडिंग के केस में अब ये हमारे पास बीम बेंडिंग केस है, तो इसमें हमारे पास पार्शियल m बाय पार्शियल p m ओवर EI इंटू DX। तो ये इस तरीके से, इस फार्मूले से हमारे पास जो है वो डेल्टा फाइंड होगा। यहाँ पे डेल्टा जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट कास्ड बाय द रियल लोड्स एक्टिंग ऑन द बीम। ये डेल्टा हमारे पास एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट है। P जो है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बीम और फ्रेम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा। P जो है आपने फोर्स वहां पे लगाना है और उस डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन में आपके पास या जिस पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है। M जो है वो इंटरनल मूवमेंट in the beam or frame expressed as a function of x and caused by both the force P and the loads on the beam or frame। ये जो मोमेंट आपके पास आएगी या मोमेंट इक्वेशन आपके पास बनेगी, ये इन टर्म्स ऑफ x, यानी हम एट अ डिस्टेंस x जो है सेक्शन काटते हैं, तो इसमें लाजमी बात है ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ x बनेगी, caused by both the force P and the loads on the beam or frame। और दोनों की वजह से आपके पास जो मूवमेंट बनेगी, यानी जो अप्लाइड लोड है, यहाँ पे ये देखें W अप्लाइड लोड है और P जो है वो हमने लगाया है। तो दोनों की वजह से जो आपके पास मूवमेंट काज होगी, तो ये आपके पास वो वाला M है। फिर स्लोप के केस में अगर हम आए, तो जिस पॉइंट पे स्लोप रिक्वायर्ड है वहां पे हमने क्या कर देना है कि वर्चुअल वर्क मेथड में हम यूनिट मूवमेंट कपल लगाते थे यानी 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि M लगा देंगे। जब M लगाएंगे तो सेम उसी तरह आपने रिएक्शन फाइंड करने हैं एट अ डिस्टेंस x1 जो है आपने, या x या x1 आपने क्या करना है, सेक्शन काटना है। जब सेक्शन आपका कट जाएगा तो इस केस में आपका सिर्फ जो डिफरेंस होगा स्लोप के केस में वो ये होगा कि हम इस m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m डैश। ठीक है, ये जो हम m लगाते हैं यहाँ पे, इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। वहां पे p लगाया था इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p हुआ था, यहाँ पे m डैश लगा है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m डैश होगा। ये डेल्टा आपके पास सेम वही है, m डैश एक्सटर्नल मूवमेंट अप्लाइड टू द बीम और फ्रेम इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपके पास जिस पॉइंट पे या जिस डायरेक्शन में आपको स्लोप रिक्वायर्ड है उसी पॉइंट पे आपने क्या करना है कि जो मूवमेंट लगाएंगे वो आपके पास m डैश है। मूवमेंट आपका सेम वही है जो लास्ट केस में था। एग्जाम्पल आपकी है, डिटरमिन द स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी ऑफ स्टील बीम
shown in the figure below. Take E is equal to 200 gigapascal, I is equal to 250 into 10 raised to power 6 millimeter power 4. तो ये एग्जांपल सेम हम वर्चुअल वर्क मेथड से भी कर चुके हैं। तो यही सेम एग्जांपल जो है हम इस कैस्टिग्लियानो थ्योरम को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें रिक्वायर्ड है पॉइंट बी पे, अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट एट ऑफ पॉइंट बी पे रिक्वायर्ड है, तो हम पॉइंट बी पे पी लोड लगा लेते हैं। और जब पॉइंट बी पे हम पी लोड लगा लेते हैं तो एट अ डिस्टेंस एक्स हम क्या करेंगे, सेक्शन काट लेंगे। जब सेक्शन काटेंगे तो हमारे पास ये वाला केस इस तरह बन जाएगा, ये शेयर आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास मूवमेंट आ जाएगी। अब इस केस में अगर आप इस साइड से आना चाहें तो उस केस में क्या है कि आपके पास एक तो पी नहीं आएगा, दूसरी बात यह है कि रिएक्शंस भी फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पे अगर ये जब हम सेक्शन काटते हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लोड यूडीएल लगा हुआ है, एक लोड है हमारे पास पी। तो यहाँ पे जब हम मोमेंट इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास ये जो मोमेंट बनेगी इस पी की वजह से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने सेक्शन काटा है तो इस पी की वजह से जो मोमेंट काज होगी पी मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। और ये आपके पास बन रहा है क्लॉकवाइज, तो ये माइनस पी एक्स आपके पास हो गया। फिर इस 3x, यानी ये 3x आपके पास कैसे आया, 3 किलो न्यूटन पर मीटर जो है आपके पास यूडीएल लगा हुआ है। तो जब 3 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल लगा हुआ है तो ये इसका जब टोटल लोड निकालते हैं तो वो W मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो W अगर आप देखें यहाँ पे W जो है वो 3 है और लेंथ हमारे पास x है। तो ये आपके पास टोटल लोड 3x हो जाएगा। और ये एक्ट कहाँ पे करता है, सेंटर पे। तो ये जहां पे एक्ट करेगा वो आपका उसके दोनों साइड पे आपके पास सेम डिस्टेंस यानी x/2, ये हमारे पास लेंथ इसकी x है तो ये आपके पास लेंथ/2 यानी x/2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जब आप मोमेंट फाइंड करेंगे तो ये लोड हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय x/2 जो है आपका डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर। तो ये 3x² डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, क्लॉकवाइज है तो ये यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव ले लिया। तो आपकी जो मूवमेंट इक्वेशन बनी वो क्या बनी, m इज इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 2। जब आपकी मूवमेंट इक्वेशन बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेम वही फार्मूला लगाना है। और फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा बी, यानी बी पे हमें डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ पार्शियल एम बाय पार्शियल पी एम ओवर ई आई इंटू डी एक्स, ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है। अब इसमें जहां जहां आपके पास एम है वहां पे आपने ये एम की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आप देखें 1/EI 0 to 5, अगर आप लेंथ देखें इसकी 5 मीटर है तो 0 से लेके 5 तक हो गया, पार्शियल एम बाई पार्शियल पी। इसका जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, सिर्फ वही आपके पास कंसिडर होता है जिसमें पी हो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू पी जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ आपने वही टर्म देखनी है जिसमें आपके पास पी हो। तो और जिसमें पी नहीं है तो वो आपके पास कांस्टेंट है और इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। तो ये आपके पास सिर्फ यहाँ पे माइनस पी एक्स है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास सिर्फ माइनस एक्स रह जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे पार्शियल एम बाय पार्शियल पी की जगह माइनस एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एम है तो एम की जगह माइनस पी एक्स माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। और 1/EA जो है कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल से बाय लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें ये पी एक्स को इन्होंने 0 किया है। पी एक्स को 0 इसलिए किया है कि इस केस में अगर आपके पास यहाँ पे जहां पे हमें पी लगाया है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोई अप्लाइड लोड होता, ठीक है, तो उस केस में जो अप्लाइड लोड की वैल्यू होती, जिस तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पास जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है वहां पे अप्लाइड लोड भी है तो वहां ज्यादा आपको समझ आएगी। लेकिन यहाँ समझाने के लिए कि अगर जहां पे आपने पी लोड लगाया है, यानी ये जो बी है, अगर इस बी पे यहाँ पे कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेड लोड होता तो यहाँ पे ये पी 0 ना होता, इसकी जगह वो वैल्यू आ जाती। लेट सपोज 2 किलो न्यूटन होता, 6 किलो न्यूटन होता, 10 किलो न्यूटन होता तो पी की जगह आपके पास वो वाली वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें जब जहां पे हमने पी लगाया है वहां पे कोई आपके पास एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो जब एक्सटर्नल लोड वहां पे नहीं है इसलिए यहाँ पे हमने इसको 0 कर दिया है।
जब इसे जीरो किया तो आगे जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x³ हो गया और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 2। इसका हमने इंटीग्रल लिया तो ये आपका हो जाएगा 3x4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, क्योंकि 3/2 तो कांस्टेंट है, x³ का लेंगे तो x³ का इंटीग्रल x4/4 आ जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा और ऊपर आपके पास 3x4 आ जाएगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट साथ में लग जाएगी। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो जीरो है और यहाँ पे जीरो जब लगेगा तो ये ऑलरेडी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो जब आप x की जगह 5 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 234.375 किलो न्यूटन स्क्वायर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय EI। अब E और I की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो E की वैल्यू 200 इंटू 10⁻6, I की 250 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे हमारे पास डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी 0.00469 मीटर या 4.69 मिलीमीटर। तो ये आपका जो है कैस्टिग्लियानो थ्योरम को यूज करके बीम में डिस्प्लेसमेंट फाइंड ऐसे आपने करनी है। फिर इसी पॉइंट बी पे अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप के लिए मैंने कहा था कि आपने जिस पॉइंट पे स्लोप रिक्वायर्ड है उस पॉइंट पे आपने एम डैश या एम मूवमेंट लगा देनी है। तो एम डैश मूवमेंट हमने लगाई, पॉइंट बी पे स्लोप रिक्वायर्ड था। सेम उसी तरह हमने क्या करना है, एट अ डिस्टेंस x1 हमने सेक्शन काट देना है। जब सेक्शन काटेंगे तो ये 3x और x/2 आपको अब क्लियर होना चाहिए, जो कि लास्ट एग्जांपल में हम यानी डिस्प्लेसमेंट के केस में ये क्लियर कर चुके हैं कि 3x और x/2 क्या है। यहाँ पे जो मूवमेंट इक्वेशन में सिर्फ चेंज आएगा वो ये आएगा कि वहां पे p था तो p की वजह से मूवमेंट आ रही थी, यहाँ पे सिर्फ m डैश जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये -3x² डिवाइडेड बाई 2 तो सेम वही है जो हमने लास्ट उसमें भी किया है। सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये आपके पास m डैश हो जाएगा। तो इसके बाद हमने वही फार्मूला डेल्टा बी थीटा बी का लगाना है। थीटा बी में सिर्फ जो चेंज होगा, वहां पे पी था, पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हमने पी किया था, यहाँ पे हमने एम डैश लगाया है तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम डैश। इसको जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम डैश, इस मूवमेंट इक्वेशन को अगर आप देख लें तो अगर इसमें देखें सिर्फ ये -m डैश एक ऐसी जो है हमारे पास वैल्यू है जिसमें m डैश है, तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। ये 3x² डिवाइडेड बाई 2 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 हो जाएगी और -m डैश की पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो -1 आ जाएगी और साथ में m की वैल्यू -3x² डिवाइड बाई 2 इंटू dx। इसको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले देखना है यहाँ पे m डैश। अगर आप देखें, अगर इस यहाँ पे हमने m डैश लगाया है, अगर यहाँ पे एक्सटर्नली अप्लाइड कोई मूवमेंट होता तो ये m डैश की वैल्यू 0 ना होती, यहाँ पे m डैश की कुछ ना कुछ वैल्यू लगती। ठीक है, यानी जो वैल्यू यहाँ पे होती वही वैल्यू लगती। लेकिन अगर आपके पास अप्लाइड लोड्स यानी एक्सटर्नल जो अप्लाइड लोड्स हैं उसमें अगर आपके पास यहाँ पे एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है तो इसको हम फिर 0 कर देते हैं। इसे जब फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 3x³ डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, 1/, यही साथ में अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो उससे हमारे पास 62.5 वैल्यू आ गई किलो न्यूटन स्क्वायर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई EI है। तो E और I की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास इससे रिक्वायर्ड जो हमारा स्लोप है वो फाइंड आउट हो जाएगा। E और I की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो हम पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.00125। तो जब हमारे पास वैल्यू 0.00125 आपके पास आ गई तो ये आपके पास क्या हो गया, रेडियन। आप पॉजिटिव आंसर है तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपने मूवमेंट ली थी, देखें आपने कौन सी मूवमेंट क्लॉकवाइज ली थी, तो ये भी आपके पास सेम वही क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगी। तो ये आपका था रिक्वायर्ड किस तरह आपने स्लोप और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है यूजिंग कैस्टिग्लियानो थ्योरम। ये उसकी डिफ्लेक्टेड कर्व है, यानी अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगी डाउनवर्ड आएगी तो थीटा डेल्टा बी 4.69 जो आप फाइंड कर चुके हैं। और अगर हमारे पास जो इसमें
रोटेशन या स्लोप आ रही है तो वो 0.00125 क्लॉकवाइज थी, तो यहाँ पे 0.00125 क्लॉकवाइज हो गई। फिर नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, डिटरमिन स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी ऑफ स्टील बीम शोन इन द फिगर बिलो, टेक ई इज इक्वल टू 200 गीगापास्कल एंड आई इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁶ मिलीमीटर पावर 4। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि स्लोप और डिस्प्लेसमेंट जॉइंट बी पे आपने फाइंड करनी है, स्टील बीम है आपके पास। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, अब जॉइंट बी पे रिक्वायर्ड है स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप देखें तो जॉइंट बी पे यहाँ पे ऑलरेडी 5 किलो न्यूटन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि हम ये जीरो क्यों ले रहे हैं पी को। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे हमें रिक्वायर्ड है डिस्प्लेसमेंट, वहां पे हम क्या करते हैं, पी लोड लगा देते हैं, एक जनरल लोड लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके यहाँ पे आपके सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड हो जाएंगे। तो जब आपका लोड पी लग रहा है तो वो आपका इन टर्म्स ऑफ पी आपके पास सपोर्ट रिएक्शंस भी बनेंगे। यानी आप जॉइंट ए पे मूवमेंट लें, तो जब जॉइंट ए पे मूवमेंट लेंगे तो आपके पास ये रिएक्शन एट सी फाइंड हो जाएगा, और फिर आप यानी पी से ये माइनस करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। रिएक्शन जब आपके फाइंड हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सेक्शंस काटने हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे सेक्शन काटेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है कि मूवमेंट डायग्राम लेके उसके सेक्शंस यानी मूवमेंट डायग्राम से इन्होंने मूवमेंट फाइंड की है। लेकिन जब आप यहाँ पे ये x1 का सेक्शन काटें, ठीक है, तो आपके पास जो मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो 14 माइनस 7 x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस पी x1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक देखें यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल मूवमेंट अप्लाइड है 14 किलो न्यूटन की, तो एक आपके पास ये आ जाएगा, एक इस 7/2 की वजह से मल्टीप्लाई बाय x1 करेंगे साथ में, और p/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x1। तो ये जो आपका एक ए पे रिएक्शन है और एक आपके पास 14 किलो न्यूटन है, तो इन दोनों की वजह से आपके पास मूवमेंट इक्वेशन बनेगी। फिर अगर आप इसके लिए देखें तो इसमें आपके पास क्या है, सिर्फ ये रिएक्शन है जिसकी वजह से मूवमेंट काज होगी, जो कि 7/2 है प्लस p/2 है। तो 7/2x2 प्लस p/2x2। थर्ड सेगमेंट को, अगर सी डी सेगमेंट को देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जिसकी वजह से मूवमेंट काज हो। तो जब आपके पास मूवमेंट्स आ जाएं फिर आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूले को यूज करके आपके पास क्या हो जाएगा, 1/EI, ठीक है। ये आपका ये m के नीचे जो EI है ये वाला कांस्टेंट निकल जाएगा। पहले केस में अगर आप देखें a से लेके b तक, ठीक है, तो वो आपके पास 2 मीटर लेंथ है, तो ये आपके पास इंटीग्रल 0 to 2 हो जाएगा। इसका ये जो m1 को अगर आप देखें, इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लें विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये देखें आपके पास सिर्फ px1 डिवाइडेड बाई 2 जो है ऐसी टर्म है जिसमें p है, बाकी 14 और 7x1 डिवाइडेड बाई 2 में p नहीं है। तो इसलिए 14 और 7x1 डिवाइडेड बाई 2 का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से सिर्फ x1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और साथ में ये m है तो m की ये कंप्लीट 14 माइनस 7x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस px1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कंप्लीट आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जब इनको आपस में इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, ये साथ में, बल्कि ये प्लस आपके पास ये सेकंड जो सेगमेंट है, इस सेकंड सेगमेंट को अगर आप देखें तो इसकी लेंथ भी 2 है, और ये जो m2 है इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये भी आपका x2/2 आ जाएगा, x2/2 हो गया। और मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास 7x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस px2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मूवमेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी। प्लस साथ में अगर आपके पास ये जो थर्ड है इसमें देखें तो मूवमेंट भी 0 है, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव भी उसका 0 हो गया, प्लस dx3। 3 सेगमेंट थे तो तीनों सेगमेंट अलग अलग जो है यहाँ पे ऐड हो गए। फिर अगर देखें ये आपका P की जगह क्या इन्होंने देखें 0 नहीं लिखा, 5 लिखा है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट बी पे ऑलरेडी जो है 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा था, तो जहां जहां आपके पास P है वहां वहां आपने 5 पुट कर देना है। तो जब 5 पुट करेंगे तो आपके पास इसको फर्दर जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये यहाँ से वैल्यू आ जाती है 7x1 माइनस 0.5 x1 स्क्वायर dx1, प्लस इस सेकंड में अगर आप देखें x2/2 इंटू 7x2/2 करेंगे तो ये आपके पास
और यहाँ पे आपके पास 5x2/2, इन तीनों को आप, ये तीनों टर्म्स में x2 है, तो तीनों को जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x2² इंटू dx। फिर इन्हें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये x1 है तो x1² हो जाएगा, ये देखिए 7x1² डिवाइड बाई 2। 0.5x1² है तो 0.5x1³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसी तरह ये आपके पास 3x2³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो इसमें अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20.667, और EI से जब डिवाइड करेंगे, जो EI की वैल्यू है, तो वो आप जब पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.00172 मीटर या 1.72 मिलीमीटर। तो ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। स्लोप के लिए क्या करेंगे, पॉइंट बी पे स्लोप रिक्वायर्ड है तो हम पॉइंट बी पे मूवमेंट m डैश लगा देंगे। तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया है, तो जब मूवमेंट m डैश लगेगा तो इसमें जो रिएक्शंस आपके फाइंड होंगे वो भी इन टर्म्स ऑफ m डैश फाइंड होंगे। ठीक है, रिएक्शन सेम आपने उसी तरह फाइंड करने हैं जिस तरह इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया आप फाइंड करते हैं, यानी समेशन ऑफ मूवमेंट एट सपोर्ट ए ले लें तो ये सी पे फाइंड हो जाएगा, और समेशन एफ वाई से आपका ए पे रिएक्शन फाइंड हो जाएगा। जब ये आपके पास हो जाए तो सेम उसी तरह आपने क्या करना है, मूवमेंट इक्वेशन यानी एट अ डिस्टेंस x1 यहाँ पे सेक्शन काटेंगे तो एक 14 हो जाएगा, एक 1 माइनस m डैश बाय 4 इंटू x1 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में आपके पास 6 माइनस m डैश बाय 4 इंटू x2 हो जाएगा, तो ये आपके पास m2 हो गया। जब इसकी आप पुटिंग करेंगे, ये आपके पास फार्मूला है, इसमें जब आप ये पुट करेंगे, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास सिर्फ हो जाएगा x1/4, क्योंकि m डैश इसमें है, और इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, x2/4, क्योंकि m डैश सिर्फ यहाँ पे है। इसे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास m डैश 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट बी पे कोई एक्सटर्नली अप्लाइड लोड नहीं था। तो जब उसे आप फर्दर आगे तो ये जब आप 1/, ये आपका कांस्टेंट है, 0 से 2 तक जो है वो आपकी यानी सेगमेंट ए बी की जो है लेंथ है 3.5x1 माइनस 0.25x1² इंटू dx1 प्लस 1/EI 0 to 2 जो है आपके पास लेंथ हो गई, माइनस 1.5x2² इंटू dx2। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 3.5x1² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.25x1³ डिवाइडेड बाई 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 प्लस 1/EI। ये जो आपका सेकंड पार्ट है, सेगमेंट है, इसको अगर आप देखें तो इससे हमारे पास 1.5x2³ डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, और इसकी अपर लोअर लिमिट 0 से लेके 2 तक है। जब ये अपर लोअर लिमिट हम पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.33 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय EI। अब EI की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है वो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी वो 0.000194 रेडियन। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आ गया, इसलिए जो हमने डायरेक्शन ली है तो वही डायरेक्शन इसमें रहेगी। ठीक है, ये अगर उसकी आप डिफ्लेक्टेड कर्व देख लें तो पॉइंट बी पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड आ रही थी, और हमारे पास जो है ये आपके पास रोटेशन इस तरह हो रही थी। फिर नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है फ्रेम के हवाले से, डिटरमिन द स्लोप एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी ऑन द फ्रेम, टेक E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, I इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर पावर 4। तो ये आपके पास एक गिवन फ्रेम है, इसमें आपने क्या करना है, स्लोप एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी फाइंड करके देना है। यानी जॉइंट सी जो आपका यहाँ पे है, ये जो आपका जॉइंट सी है, इस पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और स्लोप फाइंड करके देनी है यूजिंग कैस्टिग्लियानो थ्योरम। तो सबसे पहले अगर आप देखें, अब यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पी लोड लगा लेते हैं। ठीक है, अगर वर्टिकल रिक्वायर्ड होता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हैं। जब यहाँ पे पी लग जाएगा तो इसके बाद हमने क्या करने हैं, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो आपके जो सपोर्ट रिएक्शंस होंगे वो आपके इन टर्म्स ऑफ पी आएंगे। ठीक है, तो जब आप समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे
तो आपके पास पॉइंट सी पे जो है वो आपके पास सपोर्ट रिएक्शन फाइंड हो जाएगा, जो कि 36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6/5 पी आपके पास, यानी इन टर्म्स ऑफ आपके पास पी आ गया। फिर जब आप इसको समेशन एफ वाई से करेंगे तो आपके पास सपोर्ट ए पे जो भी आपके पास रिएक्शन है तो वो भी फाइंड हो जाएगा, वो भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ पी में आएगा। फिर अगर आप हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को देखें, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट ए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें 12 इस डायरेक्शन में है और पी भी इस डायरेक्शन में है, तो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में 12 प्लस पी, यानी 12 प्लस पी, क्योंकि पी तो एक अननोन लोड है, एक जनरल लोड है, इसलिए 12 प्लस पी जितना भी आए उतना आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में लोड लगना चाहिए यहाँ पे, यानी रिएक्शन आपका उतना आएगा। जब रिएक्शन आपके फाइंड हो जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हर एक उसका जो मेंबर है उसका अलग अलग सेक्शन काटते हैं। जिस तरह अगर आप ए बी मेंबर को देखें तो इस पे x1 डिस्टेंस पे हम जब सेक्शन काटेंगे तो हमारे पास ये फिगर जो आपको शो की गई है, तो इस टाइप की एक फिगर, यानी सेक्शन कटने के बाद आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हम मूवमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो m1 की वैल्यू है वो क्या आई है, p प्लस 12 x1 माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ये 12 प्लस p जो यहाँ पे है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर देखें x1 है और ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास p प्लस 12 इंटू x1 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास जो यहाँ पे मोमेंट यानी टोटल लोड इसका बनेगा, वो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो यूडीएल लगा हुआ है, ये यूडीएल आपका है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये जब 2 किलो न्यूटन पर मीटर है आपका, तो ये आपके जो मीटर लेंथ यहाँ पे है तो वो x1 है, तो इसका टोटल लोड 2x1 हो जाएगा और ये एक्ट करेगा x1/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो 2x1 मल्टीप्लाई बाय x1/2, तो वो 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और x1 मल्टीप्लाई होके तो ये आपके पास x1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे 12 है तो ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये क्या किया है कि इसका टोटल लोड निकाला है, W इंटू लेंथ, W2 था और लेंथ अगर इसकी आप देखें 6 मीटर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 किलो न्यूटन सेंटर पे इन्होंने लगाया है, वो आपका ये यूडीएल का टोटल लोड निकला है। तो ये आपके पास यहाँ पे मूवमेंट इक्वेशन आ गई। फिर ये जो सेकंड आपके पास बीसी सेगमेंट है, अगर इसको देखें हम, तो इसको अगर आप इसका सेक्शन काटें एट अ डिस्टेंस x2, तो ये आपके पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। यहाँ से जब हम मूवमेंट निकालेंगे तो वो आपके पास 36/5 प्लस 6 p/5, ये आपके पास रिएक्शन है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस परपेंडिकुलर वो x2 है, तो ये x2 सिर्फ इसी की वजह से जो है मूवमेंट यहाँ पे काज होगी और m2 की आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो दो आपके पास मेंबर्स थे, दोनों मेंबर्स में जो है दो ही सेगमेंट, एक एक सेगमेंट बनता था दोनों का, क्योंकि थ्रू आउट अगर आप देखें दोनों मेंबर्स पे लोडिंग सेम है, ठीक है। यानी आपका थ्रू आउट अगर एक ही इक्वेशन चल रही है, यानी कोई लोडिंग में इस तरह चेंज नहीं आ रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट में चेंज आए। तो ये आपके पास जब मोमेंट इक्वेशन बन गई तो फिर हम वो फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला है डेल्टा सी एच, का मतलब है कि सी पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ पार्शियल एम आई डिवाइडेड बाय पार्शियल पी एम आई ओवर ई आई इंटू डी एक्स। अब आई इसलिए किया गया है क्योंकि जितने सेगमेंट्स हों उतनी आपके पास मूवमेंट्स बनेगी, ठीक है। तो इसको जब हम फर्दर करेंगे तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये जो आपके पास ए बी मेंबर था, इसका आई जो है वो क्वेश्चन में गिवन था 1.5 ई आई, ठीक है। तो ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर आई 1.5 दिया है या 2 दिया है तो आपने वही वैल्यू लगानी है, यानी अगर सिंपल ई आई है तो उसका मतलब है 1 ई आई, ठीक है। लेकिन अगर 1.5 या 2 ई आई है तो आपने यहाँ पे भी क्वेश्चन में एम की जगह जो डिनोमिनेटर में ई आई आ रहा है तो आपका वो वही 1.5 या 2 आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके लिए क्वेश्चन में गिवन था, ये देखिए यहाँ पे 1.5 ई आई, तो इसलिए 1 ओवर 1.5 ई आ जाएगा। इसकी लेंथ 6 मीटर है तो 0 से 6 इंटीग्रल पार्शियल एम बाय पार्शियल पी। इसका जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी लेंगे तो इसको जब हम इस ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो ये पी एक्स वन प्लस 12x1 होगा। तो सिर्फ एक ये पी एक्स वन वाली टर्म ऐसी है जिसमें पी है, ठीक है। तो आपके पास इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा सिर्फ x1,
बाकी जितने भी हैं वो कांस्टेंट है, तो उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके पास 0 हो जाएगा। तो सिर्फ x1 आ गया और साथ में मूवमेंट हमने लगाई x1 p प्लस 12x2 माइनस x1 स्क्वायर इंटू dx1। फिर ये सेकंड सेगमेंट के लिए अगर देखें तो इसकी मूवमेंट आपके पास ये है। इसकी जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p लेंगे तो ये जब इस ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो 36/5x2 हो जाएगा प्लस 6p/5x2 हो जाएगा। तो ये जो आपका सेकेंड टर्म है इसमें p है, तो इसकी जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6/5x2 कांस्टेंट पार्शियल p से 1 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आपका 6/5 इंटू x2, तो ये 6x2/5 यहाँ पे आ गया। लेंथ इसकी 5 थी तो इसलिए ये 0 से 5 तक आ गया आपके पास लिमिट, और m की वैल्यू 36/5x2 प्लस 6p/5x2 इंटू dx2। जब ये आपने कर लिया तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जो p की वैल्यू है वो क्वेश्चन में यहाँ पे c पे जो p की जगह था तो 4 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल लोड लगा था, तो इसलिए यहाँ पे p की वैल्यू 4 जहां जहां p होगा वहां आपने 4 लगा देना है। जब यहाँ पे 4 लगा तो इसे जब आगे सिंप्लीफाई किया तो ये जो आपका टर्म है इससे आपके पास 16x1 स्क्वायर माइनस x1 क्यूब वैल्यू आ गई, और ये जो टर्म इसको आपस में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की गई तो इससे आपके पास 14.4x2 स्क्वायर इंटू dx2 ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 16x1 स्क्वायर है तो ये 16x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ये माइनस x1 क्यूब है तो माइनस x1 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस 1/ei। इसे अगर देखें 14.4x2 स्क्वायर है तो x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों में अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू 552 डिवाइडेड बाई ei, यानी इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन जब 1.5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू 552 आ जाएगी डिवाइडेड बाई ei, प्लस इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाई ei। दोनों को आप ऐड करें तो 1152 आ जाता है, ई और आई की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 28.8 मीटर जो है वो आपके पास यहाँ से आ गई। पॉजिटिव आंसर आ गया, तो इसलिए जो हमने पी की डायरेक्शन ली थी तो सेम वही आपके पास उसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी। फिर आपके पास आते हैं स्लोप एट पॉइंट सी जब हम फाइंड करेंगे तो उस केस में अगर आप देखें तो सी पॉइंट पे हमने क्या करना है, एम डैश मूवमेंट लगा देनी है। जब एम डैश मूवमेंट लगाएंगे तो सी पे जब एम डैश मूवमेंट लग गई तो इसके अगेंस्ट जब हमारे पास जो रिएक्शंस फाइंड होंगे वो भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ एम डैश आएंगे। तो सी पे जो रिएक्शन फाइंड होगा वो 12 माइनस एम डैश बाई 5 आ जाएगा, और ए पे जो रिएक्शन फाइंड होगा वो 12 माइनस एम डैश बाई 5 जो है डाउनवर्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपवर्ड आ गया। फिर जब आप यहाँ पे ये मूवमेंट ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड करेंगे तो इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास 12 जो है वो राइट वर्ड है और प्लस 4 आपके पास राइट वर्ड है, तो 12 प्लस 4 16, तो आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में 16 किलो न्यूटन जो है वो होना चाहिए। रिएक्शंस फाइंड हो गए, सेम उसी तरह आपने क्या करने हैं, x1 x2 डिस्टेंस पे सेक्शन काटने हैं। जब ए बी सेगमेंट के लिए हम ये सेक्शन काटेंगे तो इस केस में अगर आप देखें तो ये आपका 2x1 तो आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि लास्ट उसमें हो गया है डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो इसमें जो हमारे पास मूवमेंट बनेगी वो ये 16 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1, तो ये हो गया, और इसकी वजह से 2x1 मल्टीप्लाई बाय x1 बाई 2, तो 2 आपस में कैंसल आउट होके x1 मल्टीप्लाई बाय x1 जो है वो आपके पास x1 स्क्वायर, यानी m1 की वैल्यू हमारे पास x1 आ जाएगी। m1 आपके पास ये वाली जो इंटरनल मूवमेंट है ये है, ठीक है। फिर इसके बाद जब इस दूसरे सेक्शन पे आएंगे x2 हम काटेंगे तो एट अ डिस्टेंस x2 सेक्शन कटेगा। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि इंटरनल लोडिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ना भी आप लोगों को याद ना भी हो तो इसका लेक्चर जो है वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर एनालिसिस है उसमें है इंटरनल लोडिंग। जब भी आप सेक्शन काटते हैं तो जब सेक्शन आपका ऐसे कटता है तो उसके जब आप राइट पोर्शन अगर आप उसका ले रहे हैं, ठीक है, तो राइट पोर्शन में शेयर अपवर्ड और मूवमेंट जो है वो आप जो है वो क्लॉकवाइज लेते हैं। अगर आप लेफ्ट पोर्शन लेते हैं तो लेफ्ट पोर्शन में शेयर डाउनवर्ड और मूवमेंट जो है वो आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आप देखें ये सेक्शन अगर ये ए बी का यहाँ पे कटा है तो अगर उसको देखें तो उसको अगर राइट और लेफ्ट करें
तो उसका जो डाउनवर्ड है वो आपका, जब इसको अगर आप स्ट्रेट करें, ठीक है, तो इसका जो डाउनवर्ड पोर्शन है वो आपके पास लेफ्ट आ रहा है और अपवर्ड पोर्शन जो है वो आपके पास राइट आ रहा है। तो ये लेफ्ट पोर्शन में शेयर डाउनवर्ड और ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब ये M2 हम फाइंड करेंगे तो इस M2 में अगर आप देखें तो एक तो आपके पास ये जो एक्सटर्नल मूवमेंट हमने M डैश अप्लाई की है एक ये आ जाएगी और साथ में 12 माइनस M डैश बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, यानी ये आपका रिएक्शन है, मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2। तो M1 और M2 की वैल्यूज हमारे पास यहां से आ गई। जब ये हमारे पास आ गई तो फार्मूला हमें पता है कि इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू लेंथ पार्शियल एम बाय पार्शियल एम डैश एम ओवर ई आई इंटू डी एक्स। अब ये आई आई इसलिए है कि जितने सेगमेंट हो तो उतने ये आपके पास इंटीग्रेशन के सेगमेंट्स बनेंगे। तो अगर इसे आप देखें तो ए बी सेगमेंट के लिए हमारे पास आई जो है 1.5 ई आई है, तो 1 ओवर 1.5 ई आई 0 से 6 तक लेंथ मीटर में है। तो इसकी अगर आप इस केस में अगर ये देखें आप यहाँ पे, तो आपके पास इसकी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम डैश करेंगे तो कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें एम डैश हो, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो हमारे पास जीरो आ जाता है। तो ये यहाँ पे देखें जीरो मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट 16x1 इंटू x1 स्क्वायर इंटू dx1 हो गया, प्लस बीसी सेगमेंट के लिए या सीबी सेगमेंट के लिए हमारे पास ई आई जो है वो 1 ई आई है, तो 1 ओवर ई आई, लेंथ उसकी 0 से लेके 5 मीटर तक है। ये जो आप देखें इसमें अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ले तो ये आपके पास एम डैश का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 आएगा, फिर प्लस 12x2, यानी इसको ओपन करें तो 12x2 तो वो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस एम डैश बाय 5 इंटू x2, तो अगर इसको देखें तो माइनस x2 बाय 5 आता है, तो 1 माइनस x2 बाय 5 इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और एम डैश प्लस 12x2 माइनस एम डैश बाय 5x2 ये आपके पास ये मोमेंट इक्वेशन हो गई इनटू dx2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे ये एम डैश जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं थी। जिस केस में अगर आपके पास एक्सटर्नल मूवमेंट हो तो उस केस में आप के क्या लगाते हैं, वही जो आपके पास यहाँ पे अगर 20 किलो न्यूटन मीटर या 30 किलो न्यूटन मीटर जो भी यहाँ पे अगर वैल्यू होती, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहला पोर्शन तो हमारा जीरो हो जाएगा 1 ओवर ई आई, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये 12x2 माइनस 12x2 स्क्वायर बाय 5 इंटू dx2 आ जाएगा। इसे जब हम आगे फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो ये 12x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और ये 12x2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 50 बाई ई आई आ गया, ई और आई की वैल्यू पुट की तो हमारे पास थीटा सी की वैल्यू आ गई 0.00125 रेडियन, पॉजिटिव आंसर इसलिए। तो जो एम डैश की हमने वैल्यू ली है तो जो एम डैश की हमने डायरेक्शन ली है तो सेम आपके पास वही डायरेक्शन रहेगी। थैंक यू। तो ये था आपका आज का लेक्चर अबाउट कैस्टिग्लियानो थ्योरम से हमने बीम्स एंड फ्रेम को सॉल्व किया। इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।